पता है, लेखक केता ब्रॉडवाटर ने एक बार बताया था कि जब उन्होंने पहली बार लिंक्डइन पर अपने प्रोफेशनल नेटवर्क का विजुअलाइजेशन देखा तो वो हैरान रह गए थे। हाँ, मैंने पढ़ा था वो कोई साधारण चार्ट नहीं था, वो उनके करियर की एक जीती जागती तस्वीर थी। बिल्कुल, जिसने बिना शब्दों के पूरी कहानी बयां कर दी। बिल्कुल। ये देखना कमाल का था कि कैसे कुछ डॉट्स और लाइंस, लोग और उनके बीच के कनेक्शंस ने उनके पूरे करियर का एक नक्शा तैयार कर दिया था। और आज हम इसी अदृश्य दुनिया को देखने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी चर्चा डेटा में छिपे हुए इन रिश्तों को समझने के बारे में ही है। हाँ, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बहुत ही पावरफुल तकनीक ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स या GNNs की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। ये वो तकनीक है जो सिर्फ डेटा पॉइंट्स को नहीं देखती, बल्कि उनके बीच के कनेक्शन को देखती है। बिल्कुल। और ये सारी जानकारी हमें मिली है ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स इन एक्शन नाम की किताब से, जिसे केता ब्रॉडवाटर और नामित स्टिलमैन ने लिखा है। तो आज हम समझेंगे कि ये GNNs आखिर है क्या, कुछ हैरान कर देने वाले असल दुनिया के उदाहरण देखेंगे, ऑनलाइन फ्रॉड से लेकर नई दवाइयां बनाने तक। हाँ, और ये भी जानेंगे कि पर्दे के पीछे ये सीखते कैसे हैं। चलिए इन कनेक्शंस के जाल को सुलझाना शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये ग्राफ होता क्या है? जब भी मैं ये शब्द सुनती हूँ मेरे दिमाग में मैथ्स क्लास के वो XY एक्सिस वाले चार्ट आ जाते हैं। क्या हम उसी की बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ ग्राफ का मतलब बहुत बहुत सरल है। एक सोशल नेटवर्क के बारे में सोचिए। ठीक है। उसमें लोग होते हैं जिन्हें हम तकनीकी भाषा में नोड्स कहते हैं। नोड्स, ठीक है। और उन लोगों के बीच रिश्ते होते हैं, जैसे दोस्ती या फॉलो करना, जिन्हें हम एजेस कहते हैं। बस यही है ग्राफ का पूरा कॉन्सेप्ट, कुछ नोड्स और उनको जोड़ने वाले एजेस। ओके, तो नोड्स और एजेस, ये सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है। ये किसी नॉर्मल एक्सेल शीट या टैब्यूलर डेटा से अलग कैसे है? यहीं पर सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। एक एक्सेल शीट आपको जानकारी पंक्तियों और स्तंभों में देती है। चलिए टाइटैनिक का क्लासिक उदाहरण लेते हैं। ओके। एक शीट आपको बता सकती है कि एक यात्री का नाम क्या था, उम्र क्या थी, वो किस क्लास में था, और वो बच्चा या नहीं। हर यात्री के लिए एक अलग लाइन, बिल्कुल सीधी सादी लिस्ट। बिल्कुल। लेकिन जब हम उन्हीं यात्रियों को एक नेटवर्क, एक ग्राफ के रूप में देखते हैं, जहां हर व्यक्ति एक नोड है और परिवार या कैबिन शेयर करने वाले रिश्ते एजेस हैं, तो अचानक से छुपी हुई कहानियां सामने आने लगती हैं। अच्छा। किताब में एक विजुअलाइजेशन है जो थर्ड क्लास में सफर कर रहे परिवारों के सर्वाइवल को दिखाता है। आप साफ देख सकते हैं कि एक ही परिवार के कुछ लोग बच पाए और कुछ नहीं। ओह। एक एक्सेल शीट आपको सिर्फ ये बता सकती है कि कोई व्यक्ति बचा या नहीं, लेकिन एक ग्राफ आपको उसकी कहानी दिखाता है। ये डेटा को मानवीय बना देता है। आप सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि रिश्तों का नतीजा देख रहे होते हैं। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। तो ठीक है, ग्राफ समझ आ गया, लेकिन GNNs यानी ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स इसमें क्या करते हैं? चलिए अब कुछ असल दुनिया के उदाहरणों पर आते हैं। पिंटरेस्ट का जिक्र है किताब में। हाँ, उसका स्केल तो जबरदस्त है। 3 अरब नोड्स और 18 अरब एजेस। हाँ, और पिंटरेस्ट जिस तरह से अपने डेटा को देखता है वो बहुत दिलचस्प है। वे इसे बायपैटाइट ग्राफ कहते हैं। बायपैटाइट ग्राफ, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार है। इसे एक स्कूल डांस की तरह सोचिए। अच्छा। सेव करते हैं, पिन्स हमेशा बोर्ड से जुड़ते हैं, लेकिन कोई पिन सीधे दूसरे पिन से नहीं जुड़ता। अच्छा, तो ये 2 अलग-अलग टीमों के बीच मैच जैसा है, और पिंटरेस्ट इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके हमें बताता है कि हमें आगे क्या देखना चाहिए। एग्जैक्टली। GNN ये समझता है कि कौन से अलग अलग पिन्स एक जैसे बोर्ड्स पर सेव किए जा रहे हैं, और इस पैटर्न के आधार पर वो आपको ऐसे पिन्स रेकमेंड करता है जो शायद आपको पसंद आए, भले ही आपने उन्हें पहले कभी ना देखा हो। कमाल है। ये अदृश्य कनेक्शन का इस्तेमाल करके आपकी पसंद का अंदाजा लगा रहा है। ठीक है, तो पिंटरेस्ट हमारे और प्रोडक्ट्स के बीच के अच्छे कनेक्शंस को मजबूत कर रहा है, लेकिन क्या GNNs बुरे या धोखे वाले कनेक्शंस को पहचानने में भी हमारी मदद कर सकते हैं? जैसे कि नकली ऑनलाइन रिव्यू, किताब में येल्प का उदाहरण है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी और मुश्किल समस्या है। कुछ स्टडीज के मुताबिक 30% तक ऑनलाइन रिव्यू नकली हो सकते हैं। 1 मिनट रुकिए, मुझे लगा था कि नकली रिव्यू पकड़ने के लिए AI को रिव्यू का टेक्स्ट पढ़ना पड़ता होगा कि भाषा कैसी है, कौन से शब्द इस्तेमाल हुए हैं। आप कह रहे हैं कि GNNs को टेक्स्ट की ज्यादा परवाह ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि परवाह नहीं है, लेकिन वो बस ये देख रहा है कि कौन किससे जुड़ा है। ये तो थोड़ा अजीब लगता है। आपने बहुत सही सवाल पूछा है।
ट्रेडिशनल मॉडल्स यही करते हैं, वे टेक्स्ट पर फोकस करते हैं। लेकिन GNNs एक अलग एंगल से देखते हैं। वो समीक्षकों और व्यवसायों के पूरे नेटवर्क की एक तरह से जासूसी करते हैं। अच्छा। इस ग्राफ में हर रिव्यू एक नोड है, और अगर 2 रिव्यू एक ही लेखक ने लिखे हैं या एक ही रेस्टोरेंट के लिए हैं, तो उनके बीच एक एज बन जाता है। तो ये पैटर्न देख रहा है, सिर्फ शब्दों को नहीं। बिल्कुल। और मॉडल को और स्मार्ट बनाने के लिए हर रिव्यू नोड को कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी जाती है, जिसे हम फीचर्स कहते हैं। जैसे कि किताब में कुछ दिलचस्प उदाहरण हैं, जैसे व्यवहार संबंधी फीचर्स। किसी एक यूजर ने एक दिन में मैक्सिमम कितने रिव्यू लिखे। अगर कोई एक ही दिन में 50 रिव्यू लिख रहा है, हाँ, तो दाल में कुछ काला हो सकता है। बिल्कुल। और फिर टेक्स्ट आधारित फीचर्स भी होते हैं। वो कैसे? वो भी पैटर्न पर आधारित होते हैं। जैसे रिव्यू में कितने प्रतिशत शब्द पूरे के पूरे कैपिटल लेटर्स में लिखे गए हैं, या फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह वाले वाक्यों का अनुपात। हाँ, समझ गई। जो लोग लिखते हैं एब्सोल्युटली अमेजिंग। हाँ, वही। जो लोग नकली रिव्यू लिखते हैं वे अक्सर बहुत बढ़ा चढ़ाकर और जोर देकर लिखते हैं। तो रिजल्ट्स क्या थे? क्या ये तरीका काम आया? हाँ, और नतीजे काफी प्रभावशाली थे। किताब बताती है कि GAT जैसे GNN मॉडल्स ने XGBoost से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया। और XGBoost तो इंडस्ट्री में एक तरह का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। बिल्कुल। तो उसे जरा सा भी पीछे छोड़ना एक बड़ी बात है। ये साबित करता है कि सिर्फ डेटा नहीं, बल्कि डेटा के बीच के कनेक्शन को समझना कितना जरूरी है। वाह। ऑनलाइन रिव्यूज से लेकर अब नई दवाएं बनाने तक, ये तो बहुत बड़ी छलांग है। बिल्कुल। और यही GNNs की असली ताकत दिखती है। अणु यानी मॉलिक्यूल्स असल में कुदरती ग्राफ होते हैं। परमाणु यानी एटम्स आपके नोड्स हैं, और उनके बीच के रासायनिक बंधन यानी बॉन्ड्स एजेस हैं। सही। ये सुनने में तो एकदम सही फिट लगता है, लेकिन क्या एक अणु इतना सरल होता है? मतलब क्या सिर्फ एटम्स और बॉन्ड्स की जानकारी काफी है, या हमें क्वांटम फिजिक्स जैसी और भी जटिल चीजों को शामिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ये उतना सरल नहीं है, और इसीलिए हमें GNNs की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर ग्राफ ऑटो एनकोडर्स या GAEs नाम की एक खास तकनीक का इस्तेमाल होता है। ग्राफ ऑटो एनकोडर्स? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि ये मॉडल पहले से मौजूद हजारों सफल अणुओं के ग्राफ को देखकर ये सीखते हैं कि एक स्थिर और असरदार अणु बनाने के नियम क्या हैं। तो मतलब वो एक तरह से केमिस्ट्री की ग्रामर सीख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और एक बार जब वे ये ग्रामर सीख जाते हैं तो वे सिर्फ नकल नहीं करते हैं, वे नए सिंथेटिक अणु बना सकते हैं जिनमें वे गुण हों जो हम चाहते हैं। जैसे एक हाई QED स्कोर। QED का मतलब है क्वांटिटेटिव एस्टिमेट ऑफ ड्रग लाइकनेस, जो ये बताता है कि कोई अणु दवा बनने के कितने योग्य है। ये दिखाता है कि जनरेटिव मॉडल्स कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत प्रभावशाली है, लेकिन अब मुझे ये समझना है कि पर्दे के पीछे होता क्या है। एक GNN इन सब कनेक्शन से असल में सीखता कैसे है? इसका जो कोर आइडिया है वो मैसेज पासिंग की अवधारणा में छुपा है। मैसेज पासिंग? हाँ, इसकी कल्पना ऐसे करें जैसे ग्राफ में मौजूद हर नोड अपने पड़ोसियों से बात कर रहा है। ओके, तो चलिए इसे येल्प वाले उदाहरण से समझते हैं। उसमें एक रिव्यू है जो एक नोड है, उसके लिए मैसेज पासिंग कैसे काम करेगी? बहुत बढ़िया। तो मान लीजिए हमारे रिव्यू नोड का एक फेकनेस स्कोर है जो अभी 0.5 है। अब मैसेज पासिंग का पहला राउंड शुरू होता है। ये नोड अपने सभी सीधे पड़ोसियों से मैसेज इकट्ठा करेगा। और उसके पड़ोसी कौन होंगे? वो लेखक जिसने ये रिव्यू लिखा, वो रेस्टोरेंट जिसके लिए ये लिखा गया, और शायद कुछ और रिव्यू जो इसी लेखक ने लिखे हैं। तो ये अपने आसपास के लोगों से जानकारी ले रहा है। मान लीजिए इसका लेखक नोड बताता है मैंने आज 50 रिव्यू लिखे हैं, और रेस्टोरेंट नोड बताता है मेरे 90% रिव्यू 5 स्टार हैं। हमारा रिव्यू नोड ये सारी जानकारी इकट्ठा करता है और अपना फेकनेस स्कोर 0.5 से बढ़ाकर शायद 0.8 कर लेता है। अच्छा, ये था पहला राउंड। और दूसरे राउंड में यही प्रक्रिया दोहराई जाती है, लेकिन अब जानकारी और दूर तक फैलती है। अब हमारा नोड न सिर्फ अपने पड़ोसियों से बल्कि अपने पड़ोसियों के पड़ोसियों से भी जानकारी लेता है। अरे वाह! शायद पता चले कि जिन दूसरे रेस्टोरेंट्स को इस लेखक ने रिव्यू दिया था वो भी संदिग्ध है, तो अब इसका फेकनेस स्कोर 0.8 से बढ़कर 0.95 हो सकता है। तो ये तो वैसा ही है जैसे हम असल जिंदगी में करते हैं। किसी रेयॉन पर अपनी राय बनाने के लिए हम पहले अपने दोस्तों से बात करते हैं, फिर शायद उनके दोस्तों से भी पूछते हैं। बिल्कुल सही सादृश्य है, लेकिन इसमें एक खतरा भी है।
जिसका जिक्र किताब में है, ओवर स्मूथिंग। ओवर स्मूथिंग, इसका क्या मतलब है? अगर ये मैसेज पासिंग की प्रक्रिया बहुत ज्यादा बार होती है, यानी GNN में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो सभी नोड्स एक जैसे दिखने लगते हैं। अच्छा, जैसे एक कमरे में बहुत से लोग फुसफुसा रहे हों और थोड़ी देर बाद सब एक ही बात कहने लगते हैं। हर नोड इतनी ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर लेता है कि उसकी अपनी अनोखी पहचान ही खो जाती है। समझ गए। तो सही बैलेंस ढूंढना बहुत जरूरी है। और इसी मैसेज पासिंग के आइडिया पर थोड़े बहुत बदलाव करके GNS के अलग-अलग प्रकार बनाए गए हैं ना, जैसे GCN, ग्राफसेज और GAT, बिल्कुल। GCN यानी ग्राफ कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स एक तरह का बेसलाइन मॉडल है। ग्राफसेज बड़े ग्राफ के लिए बेहतर है, लेकिन GAT यानी ग्राफ अटेंशन नेटवर्क्स सच में स्मार्ट है। GAT स्मार्ट कैसे है? वो भरोसेमंद दोस्त वाली बात से थोड़ा और समझाइए। चलिए, फ्रॉड डिटेक्शन वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। एक रिव्यू नोड सैकड़ों दूसरे नोड से जुड़ा हो सकता है। GAT ये सीखता है कि किन पड़ोसियों पर ज्यादा ध्यान देना है। कैसे? वो हर पड़ोसी को एक अटेंशन स्कोर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि GAT शायद उस एक संदिग्ध अकाउंट पर ज्यादा ध्यान देगा जो रातों रात 100 रिव्यू पोस्ट करता है, और उस असली ग्राहक को लगभग नजरअंदाज कर देगा जो महीने में एक बार रिव्यू लिखता है। बिल्कुल, यही इसकी खूबसूरती है। ये शोर को कम करके सिग्नल पर फोकस करता है। ये समझता है कि कौन सा कनेक्शन कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसीलिए GAT जैसे मॉडल अक्सर बेहतर काम करते हैं। ये वाकई बहुत स्मार्ट है। लेकिन ये सब छोटे ग्राफ पर तो ठीक लगता है। असल दुनिया के डेटा का क्या? किताब में Amazon प्रोडक्ट्स डेटा सेट का उदाहरण है। 25 लाख नोड्स और लगभग 6 करोड़ 20 लाख एजेस। हाँ, वो बहुत बड़ा है। बहुत ही बड़ा। कोई इसे कैसे संभाल सकता है? एक नॉर्मल कंप्यूटर तो शायद इसे लोड भी नहीं कर पाएगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप इतने बड़े ग्राफ को एक बार में कंप्यूटर की मेमोरी में फिट ही नहीं कर सकते। किताब इस समस्या से निपटने के लिए 2 मुख्य तकनीकें बताती है। ओके, तो पहली तकनीक क्या है? पहली है सैम्पलिंग। पूरे ग्राफ पर एक साथ काम करने के बजाय हम छोटे-छोटे हिस्सों में काम करते हैं। जैसे मैसेज पासिंग के दौरान एक नोड के हजारों पड़ोसियों को देखने के बजाय GNN सिर्फ कुछ पड़ोसियों का एक रैंडम सैंपल लेता है, मान लीजिए 15 या 20 का। तो ये पूरी भीड़ से बात करने के बजाय कमरे में कुछ लोगों से बात करके काम चला लेता है। स्मार्ट। और दूसरी तकनीक? दूसरी तकनीक है स्पार्स रिप्रेजेंटेशन। इसे ऐसे समझिए, एक ग्राफ में हर नोड हर दूसरे नोड से नहीं जुड़ा होता। सही बात है। तो अगर हम एक बड़ी टेबल बनाएं ये दिखाने के लिए कि कौन किससे जुड़ा है, तो उसमें ज्यादातर जीरो होंगे, मतलब बहुत सारे खाली खाने होंगे। हाँ, बिल्कुल। तो उन सभी जीरो को मेमोरी में स्टोर करने के बजाय, जो कि बहुत ज्यादा जगह लेता है, स्पार्स रिप्रेजेंटेशन केवल उन कनेक्शंस को स्टोर करता है जो वास्तव में मौजूद हैं। अच्छा, ये ऐसा है जैसे खाली पार्किंग लॉट का नक्शा बनाने के लिए हर खाली जगह को चिन्हित करने के बजाय सिर्फ उन जगहों को लिस्ट करना जहां गाड़ियां असल में खड़ी हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही उदाहरण। इससे 99% से भी ज्यादा मेमोरी बच जाती है और इतने बड़े ग्राफ पर काम करना संभव हो जाता है। कमाल है। तो आज हमने देखा कि डेटा को सिर्फ पंक्तियों और स्तंभों के बजाय एक ग्राफ के रूप में सोचने से कैसे अदृश्य पैटर्न और कहानियां सामने आती हैं। टाइटैनिक पर सर्वाइवल की कहानियों से लेकर नकली रिव्यू पकड़ने और यहाँ तक कि भविष्य की दवाएं डिजाइन करने तक। हमने ये भी समझा कि GNNs मैसेज पासिंग के जरिए कैसे सीखते हैं, जहां नोड्स एक दूसरे से बात करके अपने समझ को बेहतर बनाते हैं। और हमने ये भी देखा कि सैम्पलिंग और स्पार्स रिप्रेजेंटेशन जैसी चालाक तकनीकों का उपयोग करके वे विशाल नेटवर्कों की चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। सही। ये सब उन अदृश्य कनेक्शन को देखने और समझने के बारे में है। किताब में अंत में एक बहुत ही दिलचस्प भविष्य की संभावना का जिक्र है जो मेरे दिमाग में अटक गया है। GNS को मोशन कैप्चर डेटा पर लागू करना। हाँ, ताकि भविष्य में शरीर की हरकतों की भविष्यवाणी की जा सके। हाँ, ये एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करता है जहां AI न केवल स्थिर संबंधों को समझेगा बल्कि बदलती हुई डायनामिक सिस्टम्स को भी समझेगा। मतलब ये सिर्फ ये नहीं बताएगा कि चीजें कैसी हैं, बल्कि ये भी कि वे समय के साथ कैसे बदलेंगी और विकसित होंगी। तो यहाँ सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है, हमारी दुनिया में और कौन सी जटिल गतिशील प्रणालियां हैं, शहर के ट्रैफिक फ्लो से लेकर वित्तीय बाजारों के उतार चढ़ाव तक, या फिर हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स तक,
जिन्हें बेहतर ढंग से समझा जा सकता है यदि उन्हें अलग अलग डेटा पॉइंट्स के रूप में नहीं बल्कि जीवित सांस लेते हुए और लगातार विकसित हो रहे ग्राफ के रूप में देखा जाए।